सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं MA सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC2 जो है मेडाइवल सोसाइटी से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय इस्लाम काल में चिकित्सा, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास लेखन, गणित, भूगोल आदि की प्रगति का मूल्यांकन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न आपको दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला, इस्लाम काल में वैज्ञानिक विकास, जिसमें गणित, भूगोल और चिकित्सा शास्त्र का चर्चा करेंगे। और एक पूछा जा सकता है इस्लाम काल में शिक्षा एवं साहित्य का विकास, तो उसमें आप इतिहास लेखन, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का वर्णन कर सकते हैं। तो दोनों को हमने मर्ज कर दिया है और एक जगह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम काल में सबसे पहले हम इतिहास लेखन की बात करेंगे। इतिहास लेखन की परंपरा अरबों में पहले से ही विद्यमान थी। इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व अरबी इतिहासकारों में कूफा के हाशिम अल कालबी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 119 ग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल 3 उपबंध थे। मदीना निवासी इब्न इशाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद का जीवन चरित्र लिखा। कालांतर में हिशाम ने इसे और भी विस्तृत और परिष्कृत किया। मगजी, मूसा, इब्न अकबा, अल वाकिदी आदि ने मोहम्मद साहब की जीवनी, युद्धों, इस्लाम के प्रसार आदि से संबंधित कई ग्रंथों की रचना की। इब्न शाद की प्रसिद्ध रचना अल तबीयून थी, जिसमें मोहम्मद साहब, उनके मित्रों तथा उत्तराधिकारियों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अल बिलादुरी भी प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, जिन्होंने पूर्व अब्बासी काल में क्रमिक इतिहास लिखा। अब्बासी काल में इतिहास लेखन में क्रमिक रूप से व्यवस्थित लेखन एवं तिथिबद्ध करने की परंपरा शुरू हो गई। इस काल में मौखिक कथाओं, अनुश्रुतियों, जीवनी, वंशावली आदि के आधार पर इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। अरबी इतिहासकारों ने ईरानी शैली के आधार पर रचनाएं की। इस दौरान इब्न कुतैबा ने किताब अल मारिफ की रचना की। इब्न वादी अल याकूबी ने विश्व का इतिहास लिखा। इस काल के अन्य प्रमुख इतिहासकारों में हमजा अल इसफहानी, मिस्कवे, अल तबारी, अल मसूदी आदि थे। अल तबारी की प्रसिद्ध एवं अनुपम कृति तारीख अल रसूल व अल मुलुक है। अल मसूदी ने भी कई अमर कृतियों तथा खनिजों, ग्रहों व जानवरों आदि से संबंधित कृतियों की रचना की। अब हम देखेंगे दर्शन शास्त्र के विषय में। अरबों का दर्शन मूलतः यूनानी ही था, किंतु इस पर भारत जैसे पूर्वी देशों के दर्शन का भी गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस्लाम के इतिहास में उम्मयद काल, भविष्य में होने वाले अनेकोनेक दार्शनिक आंदोलनों के विकास की उत्पत्ति काल माना जाता है। इन आंदोलनों ने इस्लाम की लोकप्रियता में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की, तो दूसरी ओर इस्लाम की जड़ खोदने का भी प्रयास किया। इस प्रकार उम्मयद काल में दर्शन का विकास शुरू हो गया था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बसरा के त्रासिल इब्न अता में एक बुद्धिवादी शाखा की स्थापना की, जिसे मुताजिला कहा जाता था। इसके अनुयायियों का विश्वास है कि जो व्यक्ति घातक पाप करता है, यद्यपि वह धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की पंक्ति से हट जाता है, परंतु उसे नास्तिक नहीं माना जा सकता। वह दोनों के बीच का स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार से बुद्धिवादी दर्शन का श्री गणेश हुआ। स्वतंत्र इच्छा रखने वाला एक वर्ग था जो कादरी कहा जाता था। वस्तुतः कादरी इस्लाम के कठोर पूर्व नियतिवाद में तनिक भी विश्वास नहीं करते थे। उनकी विचारधाराओं पर यूनानी एवं ईसाई विचारधारा का गहरा प्रभाव था। कादरी इस्लाम का पहला दार्शनिक शाखा था और उनके विचार की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मयदों में से 2 मुआविया द्वितीय और याजिद द्वितीय कादरी संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे चलकर अब्बासी अरबों ने अपनी धार्मिक तथा मानसिक प्रवृत्ति के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन लाया तथा अरबी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। अब्बासी काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी मुसलमानों ने उल्लेखनीय प्रगति की। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की रचनाओं से अरब व्यापक रूप से प्रभावित हुए।
उन्होंने यूनानी शब्द फिलॉसफी को फलसफा अथवा हुक्मा के रूप में ग्रहण किया। अरबों ने अपनी फलसफा में धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया। अरबों के अनुसार फलसफा वह विज्ञान है जो किसी वस्तु के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डालता है। अब्बासी युग के अरब दार्शनिकों में अल किंदी, अल फराबी और इब्न सीना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। अल किंदी 9वीं शताब्दी के महान दार्शनिक था। वह बगदाद का रहने वाला था। वह शुद्ध अरबी वंश का था, अतः लोग उसे अरबों का दार्शनिक की संज्ञा से विभूषित करते हैं। फसल फुल अरबी और फराबी किंदी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं थी। यूनानी और अरबी दर्शन का समन्वय की जिस प्रक्रिया का प्रारंभ अल किंदी ने किया, उसका विकास अल फराबी ने किया और इब्न सीना ने उसे पूर्णता प्रदान की। अल फराबी को अरब दार्शनिकों में मुस्लिम नव प्लेटोवाद का वास्तविक संस्थापक के रूप में मान्यता मिली। फराबी का दर्शन आध्यात्म एवं मनोविज्ञान पर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें रिसालत फुसूस अल हिकामी, अल सियासा, अल मदीना यह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इब्न सीना ने किंदी द्वारा प्रारंभ किए गए यूनानी एवं अरबी दर्शन के समन्वय के कार्य को पूर्णता प्रदान किया तथा इस्लामी दर्शन को और भी परिष्कृत किया। अब हम गणित के विषय में देखेंगे। अरबों को गणित और विशेष रूप से अंकों तथा शून्य का ज्ञान भारतीय हिंदुओं से प्राप्त हुआ। अल फजारी द्वारा अरबी में अनुदित सिद्धांत शास्त्र ने अरबों के बीच गणित के विकास में सराहनीय भूमिका निभाई। अल ख्वारिज़मी तथा हबाश अल हासिब की तालिकाओं ने अरबों के गणित के ज्ञान को और भी समृद्ध बनाया, किंतु गणित के क्षेत्र में अरबों की प्रगति काफ़ी धीमी थी। 1040 ईस्वी के लगभग अहमद अल नसावी ने अल मुकनी फी अल हिसाब अल किंदी अल हिंदी की रचना की, जिसमें उसने भाग, घनफल, वर्गमूल आदि निकालने की सर्वप्रथम आधुनिक विधियों तथा भारतीय अंकों का प्रयोग किया। अल ख्वारिज़मी भी एक महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। अरब में गणित के ज्ञान के विस्तार में उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। उसने हिसाब, अल ज़ब्र व अल मुकाबला की रचना की। आज यह ग्रंथ मूल अरबी में उपलब्ध नहीं है, किंतु लैटिन में इसका अनुवाद मिलता है। 16वीं शताब्दी तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में इस पुस्तक को पढ़ाया जाता रहा। अल जबरा का ज्ञान यूरोपवासियों को इसी पुस्तक से प्राप्त हुआ। इसी पुस्तक के माध्यम से यूरोप के लोगों ने अरबी अंकों का ज्ञान भी प्राप्त किया, जिसे वो एल्गोरिज्म के नाम से पुकारते हैं। बाद में उमर खयाम ने इस ग्रंथ में और सुधार लाकर अपनी अलजबरा लिखी, जो यूरोपीय देशों में और लोकप्रिय हुआ। निस्संदेह गणित के क्षेत्र में अरबों की देन अद्वितीय रही और आज भी इन विषयों के ज्ञान के लिए अरब एशिया का चिर ऋणी है। आगे बढ़ते हैं, भूगोल पे देखेंगे। इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व ही अरबों ने भौगोलिक ज्ञान के उपार्जन में अपनी गहरी अभिरुचि का प्रदर्शन किया था। 7वीं शताब्दी के बाद से अरबों से विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण अरबों को एशिया, ईरान, भारत, चीन, रूस, स्पेन, मिस्र तथा अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अब्बासी कालीन भूगोल वेताओं ने अनुवाद तथा मौलिक ग्रंथों की रचना के द्वारा अरब भौगोलिक ज्ञान का यथेष्ट विकास किया। अल किंदी ने टॉलबी ने भूगोल को अरबी में अनुदित किया। अल ख्वारिज़मी ने इसके आधार पर ही अपनी प्रसिद्ध रचना सूरत अल अर्द का सृजन किया। इसमें भारतीयों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पृथ्वी का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया था। पृथ्वी की केंद्र बिंदु भारत में उज्जैन को माना गया था। ख्वारिज़मी की यह रचना भविष्य में अरबी विद्वानों की प्रेरणा स्रोत बनी और इसके आधार पर अनेक भौगोलिक ग्रंथों का सृजन किया गया। खलीफा मामून की प्रेरणा से अरब ने 69 भूगोल वेताओं ने इस्लामी जगत में पहली बार स्वर्ग एवं विश्व का नक्शा बनाया। अबू अल फिदा ने ख्वारिज़मी की रचना को परिवर्धित एवं परिमार्जित किया। प्रसिद्ध ईरानी भूगोल वेता इब्न खुर्दाज़बी की प्रसिद्ध कृति किताब अल मसालिक अल
मामलिक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इब्न अल फाकी, इब्न हबकाल, अल मकदीसी जैसे विद्वानों ने भी इस ग्रंथ को अपने ज्ञान के आधार पर बनाया। अल याकूबी ने किताब अल बुल्दान का सृजन किया। कुदमा ने अल खराज की रचना की। अल इश्तखरी की श्रेष्ठ रचना मुसालिक अल ममालिक मानी जाती है, जिसमें अनेक देशों के रंगीन मानचित्र छापे गए हैं। इब्न हवकल ने इस पुस्तक को परिष्कृत एवं संशोधन कर अल मसालिक व अल ममालिक नामक पुस्तक लिखी। इस युग का एक अन्य भूगोल वेता मकसीदी था, जिसने एहसान अल तकासिम फी मरीफत अल अकलीम का सृजन किया। प्रसिद्ध भूगोलवेता अल हसन इब्न अहमद अल हमदानी भी इस काल में हुआ। स्पष्ट है कि अब्बासी काल में अरबों के भौगोलिक ज्ञान का व्यापक विकास हुआ, परंतु लैटिन में अरब की भौगोलिक पुस्तक का अनुवाद नहीं हो पाया। अतः यूरोप के लोगों में के मस्तिष्क पर अरबों के भौगोलिक ज्ञान का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर भी सीमित अंश में ही सही, अरबों ने यूरोपवासियों को कैलेंडर और तारों की तालिका बनाने का ज्ञान प्राप्त करवाया। इसी प्रकार अरबों के माध्यम से ही टॉलमी एवं अरस्तु के सिद्धांतों का पुनः प्रचार यूरोप के देशों में संभव हो पाया। आगे बढ़े। ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र की उन्नति में अरबों ने विदेशी भाषाओं के अनुवाद से बहुत ग्रहण किया। सबसे पहले एक भारतीय कृति सिद्धांत का अनुवाद अल फजारी ने किया और वही अरबों का पहला ज्योतिषाचार्य कहलाया। यूनानी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें अल माजिस्त, आर्कमिडेन तथा अपोलोनियस की पुस्तकों का भी अनुवाद किया गया। ज्योतिष यंत्र संबंधी पहली पुस्तक अली इब्ने ईसा अल अस्तुरलावी ने लिखी। मामून के काल में कई ज्योतिषशालाएं खोली गई। अल बरूनी और अबुमशार की रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस काल में ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में अरबों ने आशातीत उन्नति की। बल्ख निवासी अबू मासार बगदाद का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य हुआ। मध्यकालीन यूरोप में उसकी बड़ी ख्याति थी। उसकी 4 रचनाओं का 12वीं शताब्दी में सेविले के ज्ञान जॉन तथा बाय के एडेलार्ड द्वारा लैटिन में अनुवाद किया गया था। माशार की मान्यता थी कि तारे और ग्रहों का असर मनुष्य के जन्म, जीवन की घटनाओं तथा मृत्यु पर होता है। चांद के उगने और डूबने से ज्वार होता है। यह ज्ञान यूरोप वासियों को अबू मासार की रचनाओं से ही प्राप्त हुआ। लैटिन में अनेक अन्य अरबी ज्योतिष ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया। वस्तुतः ईसाई यूरोप में ज्योतिष विद्या के विकास में अरबों की देन बड़े ही महत्व की रही। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे। प्राचीन काल से ही अरबों ने चिकित्सा शास्त्र एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी गहरी रुचि का प्रदर्शन किया। संभवतः अरबों द्वारा ही सर्वप्रथम दवाओं की दुकानें खोली गईं तथा औषधियों के निर्माण हेतु शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। अरब में ही सर्वप्रथम औषधि विज्ञान की शब्दावली की भी रचना की गई। चिकित्सक बनने के लिए लोगों को परीक्षा देनी पड़ती थी और इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति चिकित्सक का पेशा अपना सकता था। ईरानी आदर्शों पर खलीफा हारून रशीद ने अपने साम्राज्य में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना की। पहला चिकित्सालय बगदाद में स्थापित किया गया, जिसका नाम बीमारिस्तान था। चिकित्सालयों में स्त्रियों के लिए विशेष वार्ड हुआ करते थे। 11वीं सदी में चल चिकित्सालयों की भी व्यवस्था की जाने लगी। उम्मयद काल में चिकित्सा शास्त्र का व्यापक विकास हुआ। अरब में वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र अथवा औषधि विज्ञान का प्रारंभ यूनानी फारसी प्रभाव के कारण माना जाता है, किंतु यह यूनानी पद्धति से अधिक प्रभावित रहा, क्योंकि फारसी चिकित्सा शास्त्र स्वयं यूनानी पद्धति से प्रभावित है। उमैयद वंश के उदय के पूर्व अरब के चिकित्सकों में उल्लेखनीय माने जाते हैं तैफ के अल हरीश इब्न खालदा तथा उसका पुत्र नादिर। खालदा ने फारस में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। वह अरब का पहला चिकित्सक था जिसने वैज्ञानिक ढंग से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। उसे लोग अरबों का डॉक्टर कहते थे। उमैयद खलीफाओं के दरबार में कई दरबारी चिकित्सक थे। इनमें खलीफा मुआविया का ईसाई चिकित्सक
अब इब्न असाल तथा अल हज्जाज का यूनानी चिकित्सक तयाजुक अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते थे। बसरा के मासर जोथा नामक एक यहूदी चिकित्सक था जो मारबान इब्न अलहकाम का समकालीन था। चिकित्सा शास्त्र की अहरून द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का पहली बार अरबी भाषा में अनुवाद किया। यह इस्लाम के इतिहास में औषधि विज्ञान पर लिखी गई प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। खलीफा वालिद ने कुष्ठ रोग के इलाज के लिए प्रबंध कर प्रशंसनीय कार्य किया। अब्बासी काल में चिकित्सा शास्त्र संबंधी अनेकों यूनानी, ईरानी, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया तथा इसके मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। अनुवादकों ने अली अल तबारी, अल राजी, अली इब्न अल अब्बास, अल मुजसी तथा इब्न सीना विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। अली अल तबरी की रचनाओं में किताबुल दीन एवं फिरदाज अल हिकमा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अली अल राजी ने चेचक तथा खसरा के कारणों का पता लगाया तथा इस विषय पर अल हावी नामक पुस्तक की रचना की। अल सीना ने चिकित्सा कोश का अनुवाद किया और उसकी पुस्तक का नाम कानून है। सीना की रचना चिकित्सा जगत का बाइबल माना जाता है। उसने नेत्र रोगों का भी निरूपण किया है। अल मजूसी ने अल किताब अल मलाकी का सृजन कर काफ़ी ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार इस्लाम काल में इतिहास लेखन, दर्शन शास्त्र, गणित, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। यूनान, ईरान, भारत आदि देशों के ज्ञान को प्राप्त कर अरबों ने उनका उत्तरोत्तर विकास किया और कालांतर में उन्हें यूरोप में भी फैलाया। तो आज के लिए हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।